नमस्कार। आज हम हमारे देश के आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, पर क्या हम सचमुच आज़ाद हो गए हैं? वो क्या है जो हमें असल आज़ादी से, आगे बढ़ने से, विकास करने से रोकता रहा है? और वो क्या है जो देश को एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है? तो इसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है भ्रष्टाचार, करप्शन, अनअकाउंटेड मनी का जाल, हवाला ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, मतलब भ्रष्टाचार। और आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब ये आह्वान किया कि जिन्होंने देश का पैसा लिया है, हमारी कोशिश है कि वो देश में वापस आ जाए, तो उसमें भी इसी बात के लिए प्रतिबद्धता दिखती है। क्या है ये भ्रष्टाचार? क्या भारत और भारतीय इतने भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि आज तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पा सके? अगर एक रिपोर्ट की माने तो भ्रष्टाचार में भारत भूटान के बाद सबसे साफ सुथरी छवि वाला एशिया में देश है। और इसमें ऐसे बहुत सारे देश हैं जो विकसित हैं और अविकसित भी हैं, जो भारत से आगे हैं, भारत से ज़्यादा भ्रष्ट हैं। तो ये बातें तो समझ में आती हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसको आप रातों रात ख़त्म नहीं कर सकते। ये कैंसर की तरह होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि इस अंग में है, इस अंग से ख़त्म किया तो दूसरे अंग में निकल आया। लेकिन जो सरकार हमने चुनी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार हमने चुनी 2014 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके, कांग्रेस के स्कैम के 2G 3G कॉमनवेल्थ आदर्श स्कैम, IT स्कैम, पता नहीं कितने स्कैम्स हुए, उस पूरे स्कैम से तंग आकर भारतीय जनता ने जब उसको उखाड़ फेंका और नरेंद्र मोदी को सत्ता पे बिठाया, तो एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, महत्वपूर्ण मुद्दा था। क्योंकि आम भारतीय जानता है कि भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकता जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। तो क्या किया है सरकार ने? आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ वादे किए सरकार ने या कुछ कार्य भी किया? तो पहले शुरू करते हैं पॉलिसी चेंजेस से। जब पॉलिसी चेंजेस की बात आती है तो आपको बता दूं कि जो इंडियन लॉज थे ब्राइबरी को लेके, घूसखोरी को लेके, वो बहुत ही लचर थे। 30 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें संशोधन किए, घूस देने को क्रिमिनलाइज किया। दूसरा, लोकपाल को ऑपरेशनलाइज किया, इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की, और उसको ये मैंडेट दिया गया, निर्देश दिए गए कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो करप्ट होते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए। तीसरी चीज़, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो टेररिज्म फंडिंग होती थी उसको रोकने का काम किया। आपको तो पता ही है कि किस तरह से उन सारे संस्थानों को क्रैकडाउन किया गया जिनके लिंक्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे जो टेरर फंडिंग में लिंक थे और भारत की अखंडता और जो संप्रभुता है उसके खिलाफ थे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो पहले बहुत महिमा मंडित थे, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी नाम है, उनको बंद किया गया, उनकी फंडिंग बंद की गई, उनके खाते को सीज किया गया। दूसरा, ED, CBI और IT जो आयकर विभाग है उसको सशक्त किया गया, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई, जिसके खिलाफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर वहाँ मुंह की खानी पड़ी। और आज हालत ये है कि सारा अपोजिशन करप्शन के खिलाफ नहीं, करप्ट लोगों के साथ खड़ा है और उसको सत्याग्रह का नाम दे रहा है। दूसरी चीज़, आप भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक नागरिकों की भागीदारी ना हो, जब तक नागरिक सजग ना हो, जब आपको नागरिक आपके हाथ पैर नाक आंख ना बन जाए। तो यही काम ICT टूल्स के द्वारा किया गया, जहाँ पे नागरिकों को ये एक अधिकार दिया गया कि अगर उनके आसपास कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के द्वारा, अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा या फिर विभागों को टैग करके वहाँ पे वो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और जो सरकारी संस्थान हैं वो बाध्य होंगी कि वो उस पर काम करें। तभी आप देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है।
ये हुआ पॉलिसी चेंजेस और नागरिकों की भागीदारी को लाने के लिए। लेकिन तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की गई जो पारदर्शिता लाई गई, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है ये दिखना भी चाहिए, और इसके लिए शुरू हुआ डिजिटलाइजेशन इन डिजिटल इंडिया का कैंपेन, जहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी को एक अकाउंट के थ्रू जोड़ा गया, बैंक अकाउंट के थ्रू जोड़ा गया, उससे उनका आधार पैन कार्ड लिंक किया गया, उससे उनकी आइडेंटिफिकेशन को मार्क किया गया, और जो पैसे ऊपर से भेजे गए वो बिल्कुल उस लाभार्थी के, उस व्यक्ति के अकाउंट में ही पहुँचे। वो राजीव गांधी का समय आपको याद है, जहाँ पे वो कहते थे कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे से 15 पैसे पहुँचते हैं, क्योंकि 85 पैसे तो बीच में लोग खा जाते हैं। तो इसलिए मिडिल मैन्स को भी हटाया गया, बिचौलियों का काम तमाम किया गया, ख़त्म किया गया उनका रोल। जो कृषि कानून सरकार लेके आई थी वो भी इसी का हिस्सा थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि शायद किसानों को ये बात समझ नहीं आई। खैर, दूसरी चीज़, आप हमेशा सोचते हैं या दिमाग में ऐसा आता है कि जो सड़क बन रही है, जो लगातार सड़कें बन रही हैं और क्या स्पीड से बन रही हैं, उसमें जो टेंडर्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, कितने पैसे का लेन देन होता होगा। जिस ब्राइबरी कल्चर को देख के भारत का युवा बड़ा हुआ, उसे ये विश्वास करना मुश्किल हो गया कि आज ई टेंडरिंग हो रही है। आज आपको ये पता है कि टेंडर कब निकाले गए, किसको दिए गए, कितने पैसे में टेंडर निकला है और कब तक टेंडर के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप उसके खिलाफ अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आज जो चीज़ें खरीदी जाती हैं सरकारी खाते से, सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके जनता के कल्याण के लिए, वो सब कुछ ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू हो रहा है, वो सब कुछ पारदर्शी है। ई गवर्नेंस मॉडल लॉन्च किया गया, जहाँ पे सरकारें आपको ये बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। रिपोर्ट कार्ड्स दिए गए, पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट्स लेने हैं तो आपको सिर्फ आप पोर्टल पर जाइए, अपना नाम दर्ज कराइए, अपॉइंटमेंट हो गया। आज कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को घूस देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के 3 बड़े स्टेप थे। पहला पॉलिसी चेंजेस, प्रोसेस चेंज, और थर्ड इन तीनों में क्या हो रहा है वो बताना साफ साफ, ताकि इस भारत के नागरिक को भी पता चले, एक आम नागरिक को पता चले जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन या टैबलेट या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कि देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो वो इस बात को जानता है, मानता है और उसका अनुसरण भी कराता है, खुद भी करता है। और शायद इसी का नतीजा है कि पिछली सरकारों में जब घोटालों के नाम गिनाने अगर हम लग जाएं, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो 3G घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, IPL घोटाला हो, सत्यम घोटाला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोटाला हो, चारा घोटाला हो, अरे घोटालों की तो लंबी लिस्ट है। 2G 3G जीजा जी पता नहीं कितने घोटाले हुए। उसके विपरीत ये सरकार 8 साल से चल रही है और एक मंत्री, सरकार का एक विभाग, प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाला, उनके नीचे काम करने वाला, उनके साथ काम करने वालों पे करप्शन का एक छोटा सा धब्बा भी नहीं है। वरना अगर होता तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन चुपचाप बैठी रहती? तो अगली बार कोई कहे कि नरेंद्र मोदी काला धन क्यों नहीं लेके आए, तो उनको बताइएगा कि काला धन तो आया है। जो भगौड़े देश के संपत्ति को ठग के भाग गए थे, उनसे 18,000 करोड़ की संपत्ति देश में वापस आई है। और जो लोग
देश की संपत्ति को लूट रहे थे, ईडी ने, वही ईडी जिसको रोज़ गालियाँ देते हैं, जिनको कुछ कांग्रेसी नेता इडियट भी कहते हैं, 19,111 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है। मतलब जो देश की संपत्ति को लूटा गया था उसको देश के काम में लाया जा रहा है। ये वही सरकार है जिसने कोरोना के इतने मुश्किल भरे समय में भी देश में बनी मेडिसिन और वैक्सीन दिया और हर घर पहुंचाया, जो कि शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला, इतनी ज़्यादा संकोच में रहने वाला देश में हर एक व्यक्ति को कोरोना के वक्त में जब आय के साधन ख़त्म हो गए थे तो राशन भी मिला और जीवन दान भी मिला, और आज हर घर तिरंगा का अभिमान भी मिला। नमस्कार, जय हिंद।